उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में अहम बैठक 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। 8 अगस्त को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे हल्द्वानी। रामलीला मैदान में होगी जनसभा। सभा को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस। पिथौरागढ़ के बेरीनाग टी स्टेट की जमीन सरकार के नाम, अवैध भूमि हस्तांतरण हुए निरस्त। राज्य सरकार के फैसले का विधायक टमटा ने किया स्वागत। डोईवाला में सौंग नदी का बांध टूटा, किसान परेशान। 20,000 बीघा खेती पर सिंचाई संकट। धान की फसल पर मंडवाया खतरा, नहर में पानी बंद, खेत सूखने की चिंता। हल्द्वानी में महिला की कोविड-19 जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर जोरदार विरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि करोड़ों रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देहरादून रैली के बाद अब कांग्रेस ने कुमाऊं में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। इसे लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। जनसभा की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां और भीड़ जुटाने की रणनीति पर लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह कुमाऊं की बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक होगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक खड़गे अपने संबोधन में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी अपनी बात रखेंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 तारीख को हल्द्वानी आ रहे हैं। हल्द्वानी में उनकी एक विशाल रैली है, वो रैली को संबोधित करेंगे और 8 तारीख शाम को ही वो विभिन्न हमारे नेतागणों से और पदाधिकारियों से अलग अलग और ग्रुपों में वार्ता भी करेंगे, बैठक भी करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को भी उनका यही कार्यक्रम है और उसके बाद 9 तारीख दोपहर को वापस दिल्ली जाएंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान चल रहा है। इस दौरान कई मतदाताओं को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एसआईआर नोटिस भेजे जा रहे हैं। नैनीताल विधायक सरिता आर्या और कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत को भी ऐसे नोटिस मिले हैं। दोनों ने लोगों से अपील की है कि नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है। मांगे गए दस्तावेज अपने नजदीकी बूथ या बीएलओ को जमा कर दें। इसके बाद नाम मतदाता सूची में शामिल रहेगा। प्रशासन के मुताबिक प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं और सत्यापन का काम लगातार जारी है। वहीं हरिद्वार में मतदाता सूची को सही और अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों से अपील की है कि इस प्रक्रिया से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बीएलओ दस्तावेज मांग रहे हैं या नोटिस दे रहे हैं तो समय पर जरूरी कागजात जमा करें। डीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर संबंधित मतदाता को सुनवाई का पूरा मौका भी दिया जाएगा। वहीं मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाने के लिए फर्जी और अपात्र नामों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। डायरेक्शंस में एसआईआर की प्रक्रिया जनपद में चल रही है और इसमें जो विभिन्न तरीके के जो अनमैप्ड वोटर्स हैं या फिर अगर कोई वोटर्स के नाम या उनके पिताजी के, माताजी के नाम या उनकी उम्र में अगर कोई विसंगति है तो उसको नोटिस दिए गए हैं। वो नोटिस में जो बीएलओ हैं वो घर घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं उन नोटिस की जो फिर कार्रवाई वो की जाएगी।
अगर आवश्यक होगा तो उन नोटिस के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको ARO के माध्यम से सुनवाई भी की जाएगी, परंतु इस पूरी प्रक्रिया की सरलीकरण की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी वोटर को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना पूरी पारदर्शिता के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कई मामलों में केवल शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि शिकायत करने वालों की पूरी जानकारी भी सामने नहीं है। विधायक ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मतदाताओं के अधिकारों से इसी तरह छेड़छाड़ होती रही तो कांग्रेस पहले प्रदेश स्तर और जरूरत पड़ने पर देशव्यापी आंदोलन भी करेगी। जिसको उसके अधिकार से वंचित किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़क पर रहेगी। आप देखिए दिल्ली से लेकर और कन्याकुमारी, कश्मीर, हर जगह। अब रहा सवाल इसका कि कौन पार्टी किस नीति में विश्वास करती है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन कौन व्यक्ति किसका वोटर है हमें क्या मालूम। लेकिन अगर हमें पता चलेगा किसी भी एक वोट के साथ गड़बड़ हो रही है, उस वोट की लड़ाई को लड़ने के लिए हम तत्पर बने रहेंगे। वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग चौकोड़ी स्थित पूर्व टी स्टेट की जमीन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। साल 1971 के बाद सीलिंग सीमा से अधिक हस्तांतरित की गई भूमि को राज्य सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने सरकार की अनुमति के बिना किए गए इकरारनामा, दाननामा और अन्य भूमि हस्तांतरणों को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया है। इस फैसले पर गंगोली हाट विधायक फकीर राम टमटा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे उन्होंने कई बार विधानसभा में भी उठाया था। उनके मुताबिक यह फैसला जनहित में एक बड़ा कदम है। हम गंगोली हाट विधायक फकीर राम टमटा जी के साथ है। बेरीनाग चौकोड़ी जो भूमि मालिकाना हक की दशकों से मांग चल रही थी, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। तो इस प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे आप? भूमि का मालिकाना हक की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। मुझे मालूम था कि ये भूमि एक न एक दिन इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। मैंने 2016 में भी कहा था, 2020 में भी कहा था मैंने, और 2022 में आप लोग के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला, तो मैंने विधानसभा में बेरीनाग चौकोड़ी भूमि की जो बात है बेबाकी से वहाँ पर रखी अपनी बात, उस पर कार्रवाई आगे बढ़ी। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने के प्रयास से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के प्रयासों से ये आज चौकोड़ी बेरीनाग की भूमि जो है मालिकाना हक एक किस्म से सीलिंग एक्ट लग चुका है। हम एक कोर्ट से इस मामले को जीत चुके हैं। आने वाले समय में अब इस पे पहले इसमें डाउन सर्वे भी हो गया, मकानों का सर्वे हो गया है और पूरी लिस्ट तैयार है। अब कुछ ही दिनों में इसमें अब एसडीएम को आदेश हो चुके हैं। एसडीएम इसमें नाप जोख करके जमीन इनको भूमि दरी इनको यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगी। इसके लिए माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को इसे जनता की ओर से, मैं समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने हमारी जनता की एक लंबे समय की एक पीड़ा थी, क्योंकि यहाँ पे जो होटल व्यवसायी हैं, होटल बने हुए हैं, लेकिन उनके पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, लोन नहीं मिलता है, कई किस्म की असुविधाएं रहती हैं। तो कुल मिला के आज अब आने वाले समय में इन सब को यहाँ पे हमारे गरीब भाई हैं उनको आदरणीय मोदी जी का मकान आवास भी मिलेगा, तमाम किस्म की सुविधाएं मिलेंगी, लोन मिलेगा, होम स्टे का लोन मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, दुकानदारों को रोजगार बढ़ेगा। तो कुल मिला के बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सम्मानित जनता को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय कोश्यारी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए है। अपने होल्डिंग पोस्टर वगैरह भी लगाने चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। विधायक फकीर राम टमटा जी ने अपनी बात धड़ल्ले से रखी। बेरीनाग की जनता इस समय काफी खुश नजर आ रही है। क्षेत्र की जनता ने
विधायक भगीरथ टमटा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ से कैलाश संजाल, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं हल्द्वानी की डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती महिला की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे एक सामान्य और आइसोलेटेड मामला बताया है। निमोनिया की शिकायत पर भर्ती महिला का स्वाइन फ्लू की आशंका में टेस्ट कराया गया था, जिसमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज को आइसोलेट कर उपचार दिया गया और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों से भीड़भाड़ और अस्पतालों में मास्क पहनने और सामान्य सावधानियां बरतने की अपील की गई है। जो कि एक प्राइवेट चिकित्सालय से रेफर होकर आई थी, जिनको सांस की परेशानी थी, निमोनिया था, उनको एडमिट किया गया था वार्ड में और जांचों में उनके स्वाइन फ्लू की स्वैब टेस्ट भिजवाया गया था, जिसमें कोविड की पुष्टि हुई और पेशेंट को पूरी तरह से आइसोलेट करके कोविड की गाइडलाइंस के अनुरूप उसको उपचार किया गया। 3 दिन तक पेशेंट ऑक्सीजन पे थी, पेशेंट को निमोनिया था। 3 दिन के बाद पेशेंट की ऑक्सीजन हट गई थी, पेशेंट को समुचित उपचार किया गया और लगभग 11 दिन रहने के बाद मरीज को 18 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था और मरीज को कोई शुगर या कोई और इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वहीं देहरादून में दून अस्पताल के एक चिकित्सक की ओर से अपनी सर्जरी निजी अस्पताल में कराने की चर्चा के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को घेरते हुए कहा कि यदि सरकारी डॉक्टर ही निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकारी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। साथ ही सरकार से पूरे मामले पर जवाब भी मांगा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बिल्कुल जो है आईसीयू में लेके आने का कार्य कर दिया है और इसका उदाहरण आपने देखा था कि 378 किलोमीटर चलकर चौखुटिया से लोग देहरादून आए थे क्योंकि उनके यहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकाल में हमें अस्पताल तो मिल गया और सुविधाएं भी मिली, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है वहाँ पे ना डॉक्टर है ना जो है मेडिकल स्टोर है। वहीं उत्तराखंड के डोईवाला से किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। सौंग नदी पर सिंचाई के लिए बनाया गया अस्थायी बांध तेज बहाव में टूट गया है। इसके बाद नहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे करीब 20,000 बीघा कृषि भूमि पर सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी धान की खेती करने वाले किसानों को हो रही है, क्योंकि इस समय फसल को लगातार पानी की जरूरत होती है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो धान की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों ने हर साल बनने वाले अस्थायी बांध की जगह स्थायी व्यवस्था करने की मांग उठाई है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। पालिका क्षेत्र में बंधे का पानी जाता है, कम से कम 10 वार्ड इसमें आते हैं, चांदमारी, कुड़कावाला, तेलीवाला, बाजावाला और ये हमारा सारा डोईवाला क्षेत्र तमाम कम से कम 10 वार्ड होंगे इसके अंदर और कम से कम 20,000 बीघे जमीन होगी इसके पास। तो तमाम यहीं से सारा पानी सिंचाई होता है हमारी तमाम खेतियों का। और ये बंधा खराब होने के बार बार हर साल का काम है, ये एक साल नहीं हर साल ऐसे करते हैं। अब की बार भी हम इससे कम से कम 4 बार बांध चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पानी यहाँ वो टूट जाता है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे पक्की नहर बनी है, यहाँ के बाद इसमें थोड़ा पुश्ता लग जाए पक्का। वहीं मसूरी में जौनपुर रवाई क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर टाउन हॉल में संयुक्त बैठक आयोजित हुई। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने कहा कि एसटी का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलना चाहिए। वक्ताओं ने संस्कृति, बोली और परंपराओं की समानता का हवाला देते हुए मांग तेज करने की बात कही है। बैठक में जल्द महापंचायत आयोजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार, संसद और राष्ट्रपति स्तर से होती है। एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर हम इस मुहिम को आगे इस काम को करें कि जो हम सरकार से भी सरकार को भी हम पत्र देंगे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो धामी जी है। और हम ये बैठक का जो मेन उद्देश्य ये था कि आज इस बैठक को आज एक छोटे स्तर पे बैठक हुई है, हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे भी एक बैठक होगी, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि हमें जनजाति में सम्मिलित किया जाए। साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं है, तो उसी को लेकर आज हमने बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की और इसमें हम चाहेंगे कि रवाई जौनपुर के लोगों को पुनः जो एक निष्कर्ष
मोटे तौर पे मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनजाति में शामिल होने की बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई उसमें लाभ भी ज़्यादा है। हमारी जो सभ्यता है, जो जौनपुर की लोहाई की जो रहन सहन है, बोली भाषा, खान पान है, वो एक आदिवासी लक्षण है हमारे। तो सबका यही है कि भाई हमें जनजाति में शामिल करने की मांग की है। शासन को हम भी लिखी कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमें कुछ किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको, जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रवाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रवाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय पर बॉर्डर खाटर जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। वहीं पिथौरागढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी आशीष भटनागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और प्लास्टिक पर रोक को लेकर समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाए। इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह खत्म की जा सके। साथ ही जागरूकता अभियान चलाने, कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था करने और स्वच्छता से जुड़े कार्यों की लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं पंचक समाप्त होने के बाद हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने वाले शिव भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। रुड़की से लेकर नारसन बॉर्डर तक पूरा कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है ताकि कांवड़ियों और आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पे भी और हमारी जो नहर पटरी है वो भी पूरी भर के चल रही है। और अभी कावड़ का जो आज जैसे प्रथम सोमवार है सावन का, तो आज काफ़ी भक्तों ने जो है वो कावड़ उठाई है। और मंगलौर पुलिस ने जैसे जो व्यवस्था की है प्रत्येक वर्षों की बात ही, पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमारी हैं, हमारी लगातार 24/7 जो हमारी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगी हुई। वहीं हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में एक शिव भक्त को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। दौरा पड़ने से श्रद्धालु गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। मौके पर तैनात हरिद्वार पुलिस के आरक्षी अनुज ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने घायल श्रद्धालु को प्राथमिक उपचार दिया और 108 एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। समय पर इलाज मिलने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की तत्परता और मानवीय सेवा की सराहना की। पुलिस का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान हर श्रद्धालु की सुरक्षा और मदद के लिए पूरा पुलिस बल लगातार तैनात है। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित एक सरकारी आवास पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। भारी चट्टान दीवार तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई। उस समय कमरे में कर्मचारी, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। हालांकि उनकी पत्नी को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं कर्मचारियों ने जर्जर सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और दरकी हुई पहाड़ी के वैज्ञानिक ट्रीटमेंट की मांग की है ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। 4:45 बजे करीबन एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। मेरी वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को 4:45 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। तेज़ बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। और रात को सुबह के 4:45 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं।
वहीं टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंगी बाजार में लिंगवाल ज्वेलर्स चोरी मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम प्रधान विकास सिंह खरोला सहित ग्रामीणों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर चोरी का खुलासा करने, सामान बरामद करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रवासी चांटी डोबरा पुल पर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं देहरादून में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देहरादून मसूरी मोटर मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और कई हिस्सों में सड़क टूट चुकी है। इससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों और रोजाना सफर करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई जगह जाम की स्थिति भी बन रही है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर निगम जलभराव और डेंगू जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सक्रिय हो गया है। नगर आयुक्त डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने बताया कि शहर के संवेदनशील इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और जलभराव वाले स्थानों की लगातार निगरानी की जा रही है। नगर निगम ने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने और साफ सफाई बनाए रखने की भी अपील की है। साथ ही शहर में सड़क सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने खताड़ी चौकी क्षेत्र से एक सुनसान जगह पर छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में संदिग्ध मांस, गौवंश की खाल और कटान में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामद सामग्री के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। 4 लोग हैं इसमें और जिनको चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में है। ऐसे लोग चिन्हित भी हो गए हैं और जो मांस को है सुरक्षित रख लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो है गौमांस जो गौवंश है उसकी जानकारी आ रही है। वहीं हरदोई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मंगलवार सुबह बिजली गुल होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस और गर्मी के बीच कई तीमारदार हाथ के पंखे से मरीजों को हवा करते हुए नजर आए। बिजली न होने से डॉक्टर्स को भी अंधेरे में ही इलाज करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि बारिश की वजह से लोकल फॉल्ट हुआ है। मरम्मत का काम जारी है और जल्द सभी यूनिट्स में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। भर्ती हैं, कब से लाइट नहीं आ रही? लाइट कब से नहीं आ रही? कल नहीं आई। क्या समस्या हो रही है? आज नहीं आई। क्या नाम है आपका? वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 20 साल के कांवड़िए की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बता दें कि मामले में पुलिस जांच कर रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।